6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर हमला कर देती है, जिसमें से पहला बॉर्डर जिसका इंतखाब किया जाता है वो लाहौर का और दूसरा सियालकोट का, तीसरा राजस्थान का बॉर्डर था। इसके रहते हुए पाकिस्तान में आज तक ये बताया जाता है कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला कर दिया और हमने बहादुरी से उसको डिफेंड ज़रूर किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता अनफॉर्चुनेटली कि इस जंग को शुरू करने वाला कौन था, और साथ साथ ये कि अगर शुरू हमने की तो हमारे हिस्से में क्या आया, कितना नुकसान हुआ, ये जंग कौन जीता, आया स्टेलमेट हो गई या भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, और इसके रिपरकशंस क्या हुए और पाकिस्तान की रियासत क्या आज तक इस वॉर मेंटालिटी से रिकवर कर पाई है या नहीं। आज इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको ये हालात समझना पड़ेंगे कि 65 से पहले का पाकिस्तान और भारत था कैसा। मिड 50s में आफ्टर पाकिस्तान फॉट अ वॉर इन 48 विद इंडिया ओवर कश्मीर, पाकिस्तान अलाइंसेस का हिस्सा बनना शुरू हो गया अमेरिका की। भारत रहा नॉन अलाइंड, यानी कि भारत ने ना रूस को सपोर्ट किया ना अमेरिका को किया। पाकिस्तान ने सर जंग में, जो कि अमेरिका और रूस के दरमियान थी, वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बनने का फैसला किया, सीटो और सेंटो साइन किया। बदले में बहुत सा पैसा फ्लो इन कर रहा था, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा था, डैम्स बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है वो अमेरिका से फ़्लो इन कर रहा था। तो पाकिस्तान को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करते हुए देखा जा सकता था। इसी के रहते हुए पाकिस्तान में एक एडेड कॉन्फिडेंस था दैट वी कैन compete with our Indian counterparts। नंबर 2, अर्ली 60s में साइनो इंडियन वॉर होती है, यानी कि भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट पर जंग का आगाज़ होता है, जो कि भारत ये जंग हार जाता है। इसको देखते हुए पाकिस्तान कॉन्फिडेंट फील करता है कि नाउ वी कैन ऑल्सो डोमिनेट इंडिया लाइक चाइना हैज़ डन सो। ये नहीं सोचते कि चाइना और पाकिस्तान में कितना बड़ा फ़र्क है। इसके बाद पाकिस्तान ये भी फील करता है कि कश्मीर के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि तकरीबन 20,000 गुरीला फाइटर्स वहाँ पर तैयार हैं अगर कोई भी जंग होती है हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। ये रिपोर्ट्स भी पाकिस्तान को मिलती हैं। साथ साथ ये कि रन ऑफ कुछ की लड़ाई होती है, यानी कि ये रन ऑफ कुछ का वो एरिया है जो कि सिंध और कुछ के इलाके को सेपरेट करता है। यहाँ पर स्वाम्प्स थे और इसके अलावा ऐसा एरिया था जहाँ पर काफ़ी एम्फिबियस लैंड थी। तो ये देखते हुए स्प्रिंग 1965 में एक बॉर्डर एस्केलेशन एक डिस्प्यूट में कन्वर्ट होती है। पाकिस्तान और भारत की फ़ौज की लड़ाई होती है। ये 65 की जंग से पहले की बात कर रहा हूँ। इस लड़ाई में इंडियन फोर्सेस विड्रॉ कर जाती हैं। मार्शलैंड पाकिस्तान के हिस्से में तकरीबन 40 मील तक का इलाका आ जाता है। इससे पाकिस्तान की फ़ौज कॉन्फिडेंट फील करती है कि अगर हम रन ऑफ कुछ में डोमिनेट कर सकते हैं फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम ओवरऑल भारत को डोमिनेट क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन की तरफ से मीडिएशन होती है रन ऑफ कुछ के इलाके के ऊपर, और पाकिस्तान को नॉर्दर्न हाफ दे दिया जाता है रन का इलाका, ठीक है। और ये सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद पाकिस्तान में जो हॉकिश एलिमेंट्स थे पाकिस्तान में गवर्नमेंट की काबीना के अंदर या मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो प्रोपोनेंट बन जाते हैं भारत के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग का आगाज़ करने में। अब बहुत से लोगों का तासुर ये है कि अयूब खान ने सिंगल हैंडेडली इस जंग का आगाज़ किया, जो कि बिल्कुल गलत है। अयूब खान एज अ मिलिट्री डिक्टेटर वॉज नॉट एडवेंचरस व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री डिज़ाइंस। उनको कोई ख़ास शौक़ नहीं था कि मैंने एक्सपेंशन करनी है या मैंने भारत पर अटैक करना है। इनफैक्ट वो ऐसे जनरल थे जो कि एक लिमिटेड माइंडसेट में रह के ऑपरेट करने के आदी थे, जिनको एक्सपेंशनिज्म से कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन विलन्स कौन साबित हुए? वो हुए भुट्टो साहब, जिनको हम बहुत बड़ा डेमोक्रेट समझते हैं। उनके वॉर जिंगोइज़म का कोई लिमिट ही दिखाई नहीं देती इस केस के अंदर। उसकी वजह यह है कि ट्रॉयका था बेसिकली। एक थे अयूब खान, दूसरे थे भुट्टो साहब और तीसरे थे अजीज़ अहमद, जो कि इंडियन अफेयर्स के एक्सपर्ट थे और एडवाइज़र थे अयूब की काबीना के अंडर। ये तीनों इन तमाम नेगोशिएशंस का आगाज़ करते हैं जो कल को जाके ऑपरेशन जिब्राल्टर में कन्वर्ट होती है। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की तारीख का वो हिस्सा है जो यहाँ बच्चों को बताया नहीं जाता, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, ताकि ये साबित ना हो सके कि इस जंग का आगाज़ हमने किया था। लेकिन आप सबको इस बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके लिए बहुत सी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मैग्निफिसेंट डिलूजन्स है हुसैन हक्कानी साहब की, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट किताब है, इंडिया पाकिस्तान एंड द अनएंडिंग वॉर्स बाय विक्टोरिया स्कॉफील्ड, ये बहुत अच्छी किताब है, ये पढ़ सकते हैं। साथ साथ ये कि उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अल्ताफ़ गौहर की तरफ से लिखी गई किताब अयूब खान द फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस किताब में बहुत लंबी चौड़ी तवील डिटेल है जो कि इस जंग के बारे में बताती है। कमिंग बैक टू द ट्रॉयका, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि भुट्टो साहब कन्विंस करने की कोशिश का आगाज़ कर देते हैं अयूब खान साहब को। अयूब खान सस्पिशियस थे कि करना क्या है, लेकिन भुट्टो ने उन्हें किस तरह कन्विंस किया, इस तरह कि उन्होंने कहा कि रिजेंटमेंट मौजूद है कश्मीरियों के अंदर भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़, तो अगर हम LOC से कुछ लोगों को उस पार भेज दें डिस्गाइज तरीके से बगैर मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के और उनको ओन ना करें, ये कहें कि वो लोकल्स हैं और वहाँ जाके एक रेबेलियन को स्टिरअप करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि पूरा कश्मीर उठ खड़ा हो भारत के ख़िलाफ़ और वहाँ पर मौजूद जो लोकल गुरीलाज हैं वो भी हमारा साथ दें, और साथ साथ ये कि हम कश्मीर को डोमिनेट करके ओवर पावर करके इंडिया से इसको काट के अपनी यूनियन का हिस्सा बना लें। तो ये प्लान पिच करना शुरू होते हैं भुट्टो साहब, अजीज़ अहमद साहब। और साथ साथ इस प्लान को पिच करने के लिए जिसने भुट्टो साहब का बहुत साथ दिया वो थे मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक, जो कि कॉपरेट करते रहे भुट्टो साहब के साथ। और भुट्टो साहब ने और अख्तर हुसैन मलिक साहब ने बहुत सी
इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी फैब्रिकेट करके पेश किया कि वहाँ पर हज़ारों लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हम आएंगे तो रिबेलियन हो जाएगा। और साथ साथ ये कि भुट्टो साहब ने ये कहा कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कन्वेंशनल वॉरफेयर इज़ नॉट इनफ, हमें अनकन्वेंशनली लड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोवर्ट ऑपरेशन करते हैं जिससे इंसाइटमेंट हो जाए लोकल्स की और वो हमारा साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रेसिव अप्रोच लेने की ज़रूरत है। हालांकि अयूब खान वॉज सस्पिशियस ऑफ दिस इंटायर डिज़ाइन। शायद आप सरप्राइज़ हों ये देख के, लेकिन अयूब खान साहब को इस सब में डाउट की बू आ रही थी। वो ये देख रहे थे कि ये अगर सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि हर एक क्रिटिकल थिंकर को हर इस तरह के डिज़ाइन को क्रिटिकली देखना चाहिए। लेकिन भुट्टो साहब अपने वॉर के जिंगोइज़म में मुकम्मल तौर पे कन्विंस थे कि नहीं, हमने ये हर सूरत करना है और साथ साथ अग्रेसिवली करना है। और इसमें अल्ताफ़ गौहर साहब अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि जहाँ पर अयूब की जजमेंट भी इम्पेयर्ड हो गई वो इसीलिए कि अयूब नेचुरली ये फील करते थे, कोट एंड कोट उन्होंने लिखा है कि हिंदूज़ हैव नो स्टमक फॉर अ फाइट, कि हिंदुस्तान के जो शहरी हैं, जो फ़ौजी हैं, वो लड़ नहीं सकते। तो जब भुट्टो साहब ने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं, हिंदुस्तान तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता आगे से, तो आगे से अयूब साहब कन्विंस इसीलिए हो गए कि वो इस मैक्सिम पे यकीन करते थे, जो कि एब्सोल्युटली फॉल्टी निकला। और साथ साथ ये कि जो केयरफुल अप्रोच थी अयूब खान की वो विड्रॉ हो गई, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाला गया और उनको मैनूवर मैनिपुलेट कर लिया गया। जब अख्तर हुसैन मलिक साहब भी साथ मिल गए तो उनको रिपोर्ट्स ये दी गई कि हिंदुस्तान इस पोजीशन में ही नहीं होगा अगर जबराल्टर सक्सेसफुल होता है कि वो कश्मीर को एक दिन भी होल्ड कर सके। इस तरह से ऑपरेशन जबराल्टर का ऑपरेशनलाइज होने का आगाज़ हो जाता है। मरी में इसका हेडक्वार्टर बनता है, टास्क फोर्स का आगाज़ होता है, मल्टीपल टास्क फोर्स बनाई जाती हैं। अच्छा, इनके नाम रखे जाते हैं तारिक टास्क फोर्स, कासिम या फिर खालिद गजनवी, ये तमाम नामों के ऊपर इंतखाब किया जाता है टास्क फोर्स का नाम रखने का। इसका मतलब ये है कि प्योरली आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड एक जंग थी जिसमें हम ये सोच रहे थे कि जो इन्वेडर्स एक दौर में आके हिंदुस्तान में प्लंडर और लूट फैलाया करते थे, हम भी अब वही बन गए हैं। और हमने अपने इन सारी टास्क फोर्सेस का नाम भी उन्हीं के नामों पर रखना शुरू कर दिया, जिसमें गजनवी था, गौरी था और बाकी सब नाम थे। तो इनकी ट्रेनिंग का आगाज़ होता है और कश्मीर में नॉर्दर्न साइड से हाथों में हथियार उठा के और राशन उठा के पैदल चल के महीनों तक बर्फ़ों के ऊपर ये लोग दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें बहुत से लोग एसएसजी के भी थे। शायद आपको ये मालूम ना हो, लेकिन एसएसजी वो फोर्स है जो कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप कहलाती है, जो कि बनाया ही यूएस एड से था टू फाइट अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म। लेकिन अमेरिका को इस वक्त तक मालूम नहीं है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारी मिलिट्री एड रूस के ख़िलाफ़ दी थी हमें, और हम माशाल्लाह अपने हमसाए के ख़िलाफ़ चढ़ गए। तो ये सारा कुछ देखते हुए ये मुजाहिदीन कह लीजिए आप, या फिर गुरीला फाइटर्स कह लीजिए, या फिर डिस्गाइज सोल्जर्स कह लीजिए, ये सब कश्मीर में एंटर होना शुरू हो गए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ निकली, ठीक है। और आइडिया ये हुआ इन तमाम फ़ाइटर्स को कि वहाँ पर ग्राउंड रियलिटी इतनी मुख्तलिफ है कि लोकल्स तो तैयार ही नहीं है लड़ने के लिए। इनफैक्ट वो सस्पिशियस होना शुरू हो गए कि ये सब कहाँ से आ गए हैं। तो इस पर अल्ताफ़ गौहर साहब भी लिखते हैं कि रात के अंधेरे में अक्सर ये मुजाहिदीन जब लोकल कश्मीरियों के पास जाया करते थे कि हम तुम्हें आज़ाद करवाने आए हैं, तो वो आगे से खौफज़दा होकर इंडियन अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर दिया करते थे कि ये पता नहीं कौन लोग हैं, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि यार अगर हम पकड़े गए तो हमें भी मार पड़ेगी, तो इनको तो पकड़वाओ उनके हाथों। तो लोकल्स ने ही इन तमाम फ़ाइटर्स को इंडियन अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दी। कोई बकरियां चराने वाला है जिसने पहाड़ पर कुछ लोगों को आते हुए देख लिया है, या फिर कोई दुकानदार है। उसकी वजह यह है कि वो इतना इजीली आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए, क्योंकि ना उनको कश्मीरी ज़ुबान बोलनी आती थी, ना वो विजिबली कश्मीरी लगते थे, और ना उनका लहजा और डायलेक्ट वैसा था। तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन इतना पुअर था कि बग़ैर वहाँ के लोगों की तरह का बेस बदले